लास्ट क्लास में हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स में कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे और कुछ और तरीके देख रहे थे हम लोग चीजों को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का। एक टॉपिक रह गया था, हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर कंप्लीट कर लिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अभी नहीं हुआ था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं हुआ है ना? नो सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं क्या। पोजीशन वेक्टर तो बताया गया था, मैं जल्दी से इसको केवल रिकॉल कर देता हूँ। पोजीशन वेक्टर को पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट बताया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर पूछा जाए इस ऑब्जेक्ट ए की पोजीशन क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा किसके रेस्पेक्ट में। समझ में आ रहा है? किसके रेस्पेक्ट में। तो जिसके रेस्पेक्ट में, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है, इस आदमी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन बतानी है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगी। यहाँ पर एक आदमी है, मान लीजिए इसका नाम बी रख दे रहा हूँ, बी के रेस्पेक्ट में ए की पोजीशन वेक्टर, तो उससे इसको सिंपली क्या कर दीजिए, ज्वाइन कीजिए, इसकी पोजीशन वेक्टर ये कहलाएगी। तो पोजीशन वेक्टर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, किसी रेफरेंस पॉइंट के अबाउट, और रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे जहां पर ऑब्जर्वर होता है, तो उसके अबाउट हम लोग पोजीशन निकालते हैं, एड्रेस बताते हैं। जैसे आप अपना एड्रेस बताते समय जिन चीजों का हेल्प लेते हैं, मोहल्ला, ये सब रेफरेंस हो गए, गली नंबर, सड़क, इन रेफरेंस का हेल्प लेते हुए आप अपना एड्रेस बताते हो। ठीक उसी तरह फिजिक्स में किसी बॉडी की पोजीशन हम लोग किसी पॉइंट या किसी रेफरेंस को लेते हुए बताते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए हम लोगों ने देख लिया था, जल्दी से मैं केवल आप लोगों से पूछ ले रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 5,3 और इसकी पोजीशन वेक्टर मुझे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन हम लोग उसको बोलते हैं जहां ऑब्जर्वर होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर क्या होगी, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट है ए, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए लिखना होगा। क्या लिखेंगे इसको, आई कैप जे कैप के फॉर्म में, ये बताया जा चुका है। पोजीशन वेक्टर क्लियरली देखिए, इसका कोऑर्डिनेट 5,3 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला लेंथ 5 है और यहाँ से इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये वाला लेंथ 5i कैप प्लस 3j कैप। बिल्कुल, तो ये जो वेक्टर है क्या लिखा जाएगा, 5i कैप प्लस 3j कैप। तो हमें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो उसका डायरेक्ट पोजीशन वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 5i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम लोग इजीली लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जनरली पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट किया जाता है, तो अगर मुझे इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो कितना हो जाएगा, ये है हमारे पास √5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हमारा इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका एंगल अगर पूछा जाता है एक्स एक्सिस के साथ, वो भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे। समझ में आ रहा, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो बढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की तरफ, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आएगा तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। क्लास 9th में आपको पढ़ाया भी गया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज इन पोजीशन, या फिर आप पढ़ते हैं वहां पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इस तरीके से पढ़ाया जाता है। बात करेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट लिख दीजिए, काफी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो आप वेक्टर लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं चेंज इन पोजीशन, सिंबल यूज होगा इसके लिए डेल्टा आर। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, आर मैं पोजीशन के लिए लिख रहा हूं, इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन पोजीशन, और इसको लिखेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए ये हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने बना दिया, ऑब्जर्वर जहां पर खड़ा है वहां पर मैंने इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या अटैच कर दिया, ओरिजिन। एक कोई पर्सन अभी मान लीजिए इनिशियली कहां पर है, पोजीशन ए पे, इनिशियली पोजीशन ए पे है, और थोड़ी देर बाद वो कहां पर पहुंच जा रहा है, पोजीशन बी पे। तो ओ के रेस्पेक्ट में यहाँ पर ऑब्जर्वर है, ओरिजिन मैं जहां लिख रहा हूं वहां पर ऑब्जर्वर है एक्चुअल में। तो ऑब्जर्वर शुरू में क्या देखेगा, आदमी पहले कहां पर था, ए की पोजीशन पे, तो ये इसकी पोजीशन वेक्टर थी। थोड़ी देर बाद ये बी पे चला गया, तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में जो ओरिजिन पे खड़ा था, क्या पोजीशन चेंज हो गई है, यस सर, पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये ऑब्जर्वर बोलेगा क्या, यहाँ जो ऑब्जेक्ट था पोजीशन ए पे वो मोशन में है और हमें उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये ए से बी पे कैसे गया इससे मतलब नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से कोई मतलब नहीं होता। ये क्लास 9th में भी आपको पढ़ाया गया होगा, यहाँ भी पढ़ेंगे हम लोग,
ये लेकिन आपको पहले से भी पता है। तो बॉडी अगर ए से बी गई है और मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, मान लीजिए ए का कोऑर्डिनेट था x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट था x2 y2 xy प्लेन में। तो यहाँ पर हम लोग बात करें इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितनी है, इनिशियल पोजीशन को मैं r सफिक्स i लिख देता हूं इसको, और ये फाइनल पोजीशन इसकी ये है बॉडी की फाइनल पोजीशन वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर आई कितना लिखेंगे, कोऑर्डिनेट है x1 y1 x1 i कैप प्लस y1 आई कैप j कैप। फाइनल पोजीशन क्या लिखी जाएगी, इसका कोऑर्डिनेट कितना है, आप वैसे भी कर सकते थे, मैं पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, इधर ड्रॉ करते, ये x2 होता और ये y2 होता। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर इसको अगर मैं r फाइनल से लिख रहा हूँ, वेक्टर का ऊपर साइन लगा दिया मैंने, कितना लिखा जाएगा इसको, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये कैसे डिफाइन है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन। अब आपको फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर दोनों पता है और ऐड सब्ट्रैक्ट करने भी आता है आई कैप जे कैप के फॉर्म में, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो क्लियरली यहाँ से हम लोग देख सकते हैं आंसर क्या लिख सकते हैं, i वाले एक साथ आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i कैप, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हमारा क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डेल्टा आर चेंज इन पोजीशन से लिखेंगे, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। तो अगर हमारे पास बहुत इस तरह के क्वेश्चन होंगे, बॉडी की इनिशियल पोजीशन आपको दी रहेगी, बॉडी की फाइनल पोजीशन वेक्टर आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दी जाएगी और बोला जाएगा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बताइए। अच्छा, अगर एक्चुअल में हम लोग को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करने का भी मन कर रहा है ना, तो हम लोग कर सकते हैं। इधर देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर इज, इसको लेफ्ट में लेके चले जाइए तो क्या लिखेंगे, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डेल्टा आर, लिख सकते हैं ऐसा? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर को लिख सकता हूं मैं इनिशियल पोजीशन प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। इसमें देखिए ये है आर आई पहला वेक्टर, पहले में किसको जोड़ दें, डेल्टा आर को जोड़ देने पे क्या मिल जाएगा, आर फाइनल। तो इधर देखिए हमेशा आपको पढ़ाया भी गया डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अगर मैं इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दे रहा हूं तो ये जो वेक्टर मिलेगा, आप क्लियरली देखिए आर आई वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या जोड़े गए हैं, पहले के हेड पे दूसरे का टेल रखा गया है और रिजल्टेंट क्या हुआ, पहले का टेल और लास्ट वाले का हेड। ये तो आर फाइनल है, ये आर इनिशियल, तो क्या यही डेल्टा आर है? यस सर। तो हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, कैलकुलेट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इनिशियल वाली पोजीशन से फाइनल वाली पोजीशन की तरफ। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो ये वापस हम लोग पढ़ेंगे भी, कैनेमेटिक्स में तो यहीं से शुरू ही होता है। कैनेमेटिक्स में पहला ही टॉपिक होगा पोजीशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और इसी तरीके से आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। इसको रब कर दें। अच्छा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कितना हो जाएगा, ये दोनों दिए रहेंगे हमारे पास, बहुत बार मैग्नीट्यूड ही पूछेगा, तो डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगा दें,
अंडर रूट आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे इसको, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। Square. अच्छा, बहुत बार आप देखोगे, अगर बुक पढ़ोगे तो देखो इसको लिखा रहेगा डेल्टा एक्स। क्या ये एक्स में है चेंज? इनिशियली बॉडी जो ए पोजीशन पे थी तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, x1, और फाइनली जब बी पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना X2. है, x2। तो बॉडी एक्स डायरेक्शन में यहां से यहां पहुंची है, समझ में आ रहा है ना, x1 से x2 Yes, तक। तो कितना चेंज X2. हुआ है, डेल्टा एक्स। बहुत बार इसको Yes. ऐसे लिख दिया जाता है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा जाएगा इसको, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. एक्स में दोनों के एक्स दोनों पोजीशन के एक्स कोऑर्डिनेट के चेंज का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट के चेंज का स्क्वायर, हमारे पास क्या मिल जाएगा, उसका रूट ले लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट? No, sir. अच्छा, ये तो हम लोगों ने आई कैप जे कैप में देखा। कभी कभी क्वेश्चन आपको आई कैप जे कैप के कैप तीनों वाले रहेंगे, बिकॉज जो आपका कोऑर्डिनेट एक्सेस होता है, ऑल दो हम लोग को फिजिक्स में ज्यादा पढ़ना है, एक प्लेन वाली चीजें ही ज्यादा पढ़नी है, हमें मोशन नहीं पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ना है मोशन इन 1D, फिर पढ़ेंगे हम लोग मोशन इन 2D। 2D मतलब जो एक प्लेन में हो, ये एक्स और वाई मिलाओगे तो ये प्लेन बन जाएगा। 3D हो जाएगा कि एक्स वाई और उसके साथ कौन सा एक डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन भी आ जाएगा। 3 डायमेंशनल वाले भी पढ़ने हैं लेकिन बहुत कम पढ़ने हैं हम लोग को मेजरली पढ़ना जो है वो 2D वाली चीजें ही पढ़नी है। तो अगर मान लीजिए 3D में भी दिया रहेगा तब कैसे निकालेंगे, मिटा दें इसको। Yes, sir. ठीक है। इसी तरह अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, मैं पोजीशन डिस्प्लेसमेंट दोनों पे एक साथ आ जा रहा हूं, अगर किसी स्पेस में कोई पार्टिकल दिया हुआ है, एक प्लेन में नहीं होके 3 डायमेंशनल उसमें रहे हमारे पास, जैसे अगर ये बोला जाए कि यहाँ पर एक पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक इस प्लेन में है कि नहीं है, ये 3 डायमेंशनल, मतलब एक्चुअल में ये हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस क्या होगा, तीनों एक्सिस एक दूसरे पे क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो जेड डायरेक्शन ये वाला इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? बहुत बार बुक में इसको ऐसे बना दिया जाता है समझाने के लिए, ये जेड डायरेक्शन, समझ में आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये जेड कैसा हो गया, 3D डायमेंशन देखिए तो ये ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? इस पे इन दोनों पे परपेंडिकुलर, तो जेड होगा वो एक्स में भी परपेंडिकुलर होगा, वाई पे, तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर। अगर कोई पॉइंट है ए, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट, तो उसकी पोजीशन वेक्टर अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखनी होगी, एक्चुअल में ये यहाँ पर नहीं है, हवा में है। तो अगर हमें पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 with respect to origin, origin 0, 0, 0। अब देखिए 0, 0 लिख रहे थे एक्स वाई में, 3 डायमेंशनल उसमें होगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या लिखा जाएगा, 0, 0, 0। समझ में आ रहा? Yes, sir. इसको क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर। ओ से ए को ज्वाइन किया जाएगा, ओ ए वेक्टर, यही पोजीशन वेक्टर होगी। क्या लिखेंगे, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारे पास अगर कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशनल फॉर्म में दिया रहेगा कोऑर्डिनेट, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया गया है 4, 6, 7। ये कोई कोऑर्डिनेट है 4, 6, 7। ऑल्दो ये पॉइंट एक्चुअल में यहाँ पर नहीं होगा, ये ऊपर ही होगा कहीं इधर साइड में। समझ में आ रहा है? एक्चुअल में ड्रॉ किया जाए तो बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया हो, मान लीजिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4, 6, 7। तो ओबी का मतलब क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्या लिखेंगे, 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 7 के कैप। और इस केस में अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल देंगे,
x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z, ये z वाला हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप, x y z तीनों वाला आ जाएगा। तो तीनों फॉर्म में होंगे तो भी बन जाएगा क्या? यस सर। आई जे के वाले फॉर्म में भी होंगे तो, ऑल्दो आपको कम आएंगे आई जे के वाले तीनों। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कितना होगा। इनिशियली मान लीजिए इनिशियल पोजीशन, a body is initially at position A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कुछ भी लिखता हूँ 3,7 and finally at position B उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2,4। Find the displacement of body. Find displacement. बॉडी का डिस्प्लेसमेंट, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी बता दीजिए और उसका मैग्नीट्यूड भी बता दीजिए। सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताइए कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? -1 i कैप प्लस डेल्टा आर के फॉर्म में लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखें तो क्या पढ़ाया गया? x2 माइनस x1। देखो इनिशियल कौन सी है? ये तो ये हो जाएगा x1 y1, समझ में आ रहा है। और फाइनली है इस पोजीशन पे तो ये होगा x2 y2। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 माइनस x1 i कैप। बस आपको ये पहचानना जरूरी है, बाकी तो क्वेश्चन में कुछ होता नहीं है इसमें। इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बस समझना है। कितना लिखेंगे इसको? -2 x2 हो गया माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है 3 i कैप प्लस y2 इज 4 माइनस y1 7। तो ये हो गया j कैप। तो ये वैल्यू आ गई कितनी? -5i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो √5² प्लस 3²। आप प्लस माइनस का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। तो यही वैल्यू हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5। तो ये हो गया 25 प्लस 9 35। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर, कुछ नहीं दिया है जो यूनिट लिखा होगा वो यूनिट लिख देंगे। किसी को इसमें कोई डाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने में? सर 34 अंडर रूट में होगा ना? क्या हो गया? 34 रूट में होगा ना? हाँ रूट में। अच्छा रूट में 34। तो डिस्प्लेसमेंट वाला निकल जाएगा ना, पोजीशन वेक्टर दिया हो, ये सारी चीजें। अच्छा अब एक टर्म आता है, बहुत बार क्वेश्चन आप देखोगे, ऑल्दो इसमें कुछ नई चीज नहीं होती है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में रहता है, कुछ कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे तो बहुत कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ टर्म आता है वेक्टर के फॉर्म में कभी कभी कि ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके डायरेक्शंस कोसाइन बताइए क्या क्या होंगे। तो टर्म समझते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होगा। डायरेक्शन कोसाइन, अब हर डायरेक्शन का कोसाइन लिखेंगे तो डायरेक्शंस भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डिमीटर में। इसका मतलब क्या पहले समझते हैं। कोई वेक्टर, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, पहले समझते हैं। ये कोई वेक्टर है ए, इसका कोई कोऑर्डिनेट दिया होगा, कुछ भी है हमारे पास, वेक्टर ए है। वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, ये वेक्टर ए है। अब अगर हमसे पूछा जाए ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा और ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ भी क्या होगा, कुछ एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है सबको? तो मान लीजिए ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। तो एक्स एक्सिस के साथ, तो इस डायरेक्शन का, इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो कहा जाएगा कॉस अल्फा। कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे यहाँ पर, पहले समझिए मीनिंग।
अल्फा किसके साथ एंगल है? अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा बना रहा है तो उसके कॉस की वैल्यू को क्या बोलेंगे? ये इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन वाला क्या है? ये कॉस है, कोसाइन। कॉस अल्फा को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? कॉस अल्फा को एक्स डायरेक्शन का कोसाइन बोलेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये? अच्छा, ये वेक्टर अगर वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है बीटा, ऑल्दो ये 90 होगा तो हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, लेकिन अब मैं अलग नाम लिख रहा हूं। अगर ये वेक्टर वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा, तो इस वेक्टर का वाई डायरेक्शन वाला डायरेक्शन कोसाइन क्या बोला जाएगा? cos बीटा। कॉस बीटा। तो ये हमारे पास, अच्छा ये तो एक्स वाई प्लेन में है। अगर ये वेक्टर 3D में दिया होता, जैसे अपने आप रूम को एज्यूम कीजिए जहां भी अभी आप पढ़ रहे होंगे, तो रूम का जो कॉर्नर है जहां पर तीनों दीवारें आके मिल रही हैं, 3 दीवारें आके आपको मिल रही होंगी ऐसे ऐसे, और इस डायरेक्शन वाला परपेंडिकुलर वाला, तो कोई वेक्टर अगर बीच में ऐसे हवा में है, बीच में कोई पॉइंट समझिए और उसको इस पॉइंट से ज्वाइन कीजिए, तो ये पोजीशन हो गई। ये जो पोजीशन वेक्टर हवा में है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाएगी, वाई के साथ और जेड के साथ। तो कोई भी वेक्टर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, उसके कॉस की वैल्यू को क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, तो ये बस टर्म याद रखे रहिएगा, डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, तो सबसे पहले मान लीजिए ये वेक्टर है, तो अगर मैं क्लियरली लिखूं फिर मैं इसके थ्योरेटिकल टर्म पे आ जाऊंगा। ए का कोऑर्डिनेट कितना है पहले इसको समझ लेते हैं। ए का कोऑर्डिनेट कितना? ए का सॉरी ए का एक्स कंपोनेंट देखें तो ये वैल्यू कितनी है? ये है 2i कैप और ये है 3 वाला टर्म, तो ये 3 है। आपसे अगर मैं पूछूं कॉस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 2 सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? तो ये sir. वाला ए का मैग्नीट्यूड आपको पहले निकालना पड़ेगा। किसका मैग्नीट्यूड? ए का मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा? अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 9, क्या अंडर रूट 13 होगा? यस सर। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 13 कॉस अल्फा, ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना? कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना? 2 बाई रूट 13। तो इसमें इस एग्जांपल में क्या बोला जाएगा? ये जो वेक्टर है इसका एक्स डायरेक्शन वाला डायरेक्शन कोसाइन कितना है? 2 बाई रूट 13। समझ में आ रहा मीनिंग सबका? अच्छा, वेक्टर ए का वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो वेक्टर ए वाई एक्सिस के साथ जितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है? ये बीटा एंगल बना रहा है, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपसे अगर पूछा जाए कॉस बीटा यहाँ पर क्या होगा, तो इधर देखिए ये 2 है, तो ये वैल्यू भी क्या होगी? 2 होगी। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, पहले समझिए फिर इसको डायरेक्टली हम लोग लिख देंगे। हम लोग ऐसा करेंगे नहीं बार बार, केवल पहली बार समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कॉस अल्फा की वैल्यू, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया। बीटा के सामने वाला ये क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या कहलाएगा? बेस। ये वैल्यू 3 है, तो ये वैल्यू 3। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। व्हाट इज कॉस बीटा? बेस अपॉन, तो बेस वैल्यू कितनी इस एंगल के लिए? ये 3 बेस, और ये हाइपोटेन्यूस 3 अपॉन रूट 13। तो 3 अपॉन रूट 13 को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग वाई एक्सिस। ये क्या हो गया? डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो अगर ये बोला जाए वेक्टर ए का, अगर वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है, वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में है, तो ये जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? अगर वेक्टर ए को मैं बोल रहा हूं कि ये इसी प्लेन में है, तो जेड एक्सिस ये होगा ना परपेंडिकुलर। यस सर। जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा ये अमितांशु? अगर कोई वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा? निशान, अगर कोई वेक्टर इसी प्लेन में है तो जेड एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है? जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर वाला, क्या 90 डिग्री बनाएगा? यस सर। अच्छा, ये किसी एंगल पर होता तब 90 नहीं होता स्पेस में, लेकिन एक्स वाई प्लेन में है तो जेड एक्सिस के साथ 90 एंगल बनाएगा। तो इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं जेड डायरेक्शन वाला डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो जेड डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो जेड डायरेक्शन का डायरेक्शन कोसाइन
cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 0। तो वेक्टर ए का अगर बोला जाए वेक्टर ए के डायरेक्शंस को साइन बताएं क्या होंगे, तो पहले लिखते हैं x वाला, फिर लिखते हैं y वाला, फिर z वाला। तो डायरेक्शन को साइन क्या होगा इसका? 2 बाई रूट 13, 3 बाई रूट 13 एंड 0। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। हाँ, ये तो मैंने अभी ओवरऑल बताया। अभी हम लोग इसको लिखना सीखते हैं जल्दी से। कैसे लिखेंगे? मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, वो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। अब इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। जिसको जहां पर डाउट हो बोलिएगा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और इधर वाला जेड, या फिर जेड चाहो तो ऐसे बना सकते हो। अभी के लिए मैं यही मार्क कर दे रहा हूँ। ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? जेड वाला, आउटवर्ड। अगर कोई वेक्टर ए है, अब यहाँ पर ए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, केवल पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूँ। ये ए हवा में भी हो सकता है। इफ वेक्टर ए या ओ ए लिख दे रहा हूं, इसका कुछ नाम लिख देंगे। ये वेक्टर क्या होगा? ओ ए वेक्टर, इसको आर वेक्टर बोल दे रहा हूं, या फिर कैपिटल वेक्टर ए, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं आप। आर वेक्टर, पी वेक्टर। वेक्टर ओ ए मैक्स एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा विथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाए, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाए, तो इनके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? देन डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन इनके जो होंगे ऑफ ओ ए वेक्टर, एक्स डायरेक्शन वाला क्या लिखेंगे इनके? along एक्स एक्सिस क्या होगा? along एक्स एक्सिस ये हो जाएगा cos अल्फा। along वाई एक्सिस ये क्या बोला जाएगा? cos बीटा। एंड along जेड एक्सिस ये क्या होगा? cos गामा। सबको समझ में आ रहा? यस सर। अच्छा, ओए वेक्टर। अब क्लियरली पिछले वाले केस में देखिए, हमारे पास cos अल्फा निकालने जाएंगे तो cos अल्फा क्या आने वाला है? आपको क्या पढ़ाया गया? इधर देखिए, अगर ये कोई वेक्टर ए है, अगर ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इधर कंपोनेंट कितना आता है? ये वाला लेंथ कितना हो जाता है? a cos थीटा। समझ में आ रहा है? यस सर। a cos थीटा, और ये वाला टर्म है a। तो क्लियरली आप देख सकते हैं cos थीटा निकालने का तरीका क्या है? ये वाला लेंथ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, यही आएगा ना? इसको a से डिवाइड कर दे तो क्या cos थीटा निकल जाएगा? यस। हाँ, तो बिल्कुल वही काम करना है। cos अल्फा की वैल्यू जो हमारे पास होने वाली है, अच्छा a का मैं कुछ कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। a का कोऑर्डिनेट x, y, z। तो a का x कंपोनेंट कितना है? x ही है। तो वैल्यू कितनी होगी cos अल्फा की? x अपॉन a। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। मैं अलग से कैलकुलेट भी कर दूंगा जिनको दिक्कत हो रही है। और cos बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बाई a। और cos गामा की वैल्यू क्या होगी? z बाई a, इनके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। अच्छा, सबको जोड़ोगे, अगर a का ये कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो वेक्टर OA का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं हम लोग। यहां तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा। यहाँ पर बस समझाने के लिए मैं एक केवल बना दे रहा हूँ। इधर देखिए, ये अगर वेक्टर A है तो ये वाली लेंथ कितनी होने वाली है? एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना? अल्फा। इसका मैग्नीट्यूड कितना? ये a। तो cos अल्फा कितना होने वाला है? x बाई a। समझ में आ रहा है? ये वेक्टर y के साथ एंगल बना रहा है बीटा, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो ये वाली लेंथ होगी y। तो cos बीटा की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है? cos बीटा निकालोगे तो इसके लिए ये बेस और ये हाइपोटेनियस y बाई a। और ये वैसे ही अगर ये z एक्सिस के साथ इधर होता टिल्ट होके, z एक्सिस के साथ गामा एंगल बनाना होता तो ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर पूछे हम लोग तो कितना लिखा जाएगा? अगर इसका कोऑर्डिनेट x, y, z है तो रूट अंडर
अगर X वेक्टर square. OA को लिखते हैं आप, तो OA को लिखा जाता है XI कैप प्लस YJ कैप प्लस ZK कैप। मैं Z. पूरा लिख रहा हूं यहाँ पर। OA वेक्टर को लिखा जाता तो लिखते हैं XI कैप प्लस YJ कैप प्लस J cap. ZK कैप, ऐसा ZK लिखा cap. जाता। A का मैग्नीट्यूड बताइए, या OA वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए कितना? X. अंडर रूट Under root X एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z square. जेड स्क्वायर। ये समझ में आ रहा सबको? अच्छा, जितने डायरेक्शन कोसाइन है इसके, सारे डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करके जोड़िए। ये रिलेशन कभी कभी पूछा जाता है, ऑल दो रियलिटी है कि आपको बहुत कम केस में इसको यूज करना है, लेकिन हाँ थ्योरेटिकली पूछ लेता है कभी कभी, इसीलिए बस इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जितने भी इस वेक्टर के क्या है डायरेक्शन कोसाइन है, क्या है डायरेक्शन कोसाइन, उनको अगर जोड़ें कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों को जोड़ें तो क्या वैल्यू आएगी? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सबको जोड़ दोगे तो क्या मिलने वाला है? ये जो रिलेशन आ जाएगा एलसीएम ए स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ए। ओए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, इसका मैग्नीट्यूड ए बोला है हम लोगों ने। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1। बस इस रिजल्ट को याद रखे रहिएगा। ये कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में, कि किसी वेक्टर के डायरेक्शंस को साइन के स्क्वायर को हम लोग क्या कर दें? ऐड कर दें, तो रिजल्टेंट कितना मिलेगा? 1। सबको समझ में आ रहा? सर यस हाँ बताइए। वो जेड स्क्वायर के नीचे आप ए लिखे हो, वहाँ पे बस ए होगा कि ए स्क्वायर होगा? सर ए स्क्वायर होगा कहाँ पे? सर, यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ना, हाँ ये उसके बगल स्क्वायर में। है, हाँ वो तो अंडरस्टूड है, तभी तो एलसीएम ए स्क्वायर है। बिल्कुल, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो सर। ठीक है, बाकी इसको आपको निकालने का ना मैं और आसान तरीका बताता हूँ। हर बार हम लोग ऐसा काम करेंगे नहीं। हमें अगर वेक्टर दिया हो तो हम लोग वेक्टर का ना डायरेक्शन को साइन बहुत इजीली निकाल लेते हैं। हम एक एग्जांपल से देखते हैं कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल तरीका सीखने का। क्वेश्चन कैसे बनाना है वो देखिए। अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया है, कोई एक वेक्टर है हमारे पास, मान लीजिए एक वेक्टर दिया गया है P या वेक्टर A 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये एक वेक्टर है। और हमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन ऐसे ही जनरली रहेगा, आपसे बोला जाएगा कि इस वेक्टर के डायरेक्शंस को साइन क्या होंगे। फाइंड डायरेक्शंस को साइन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। इधर देखिए, वेक्टर ए का अगर मैं ढंग से देखते हैं, इसका कोऑर्डिनेट कितना होता है? 2 3 4। ए का मैग्नीट्यूड कितना? ए का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही होगा ना? तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 प्लस 9 प्लस 16। ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा क्या? यस सर। इसको ऐड करेंगे, 29 आ गया ए का मैग्नीट्यूड। अब खुद देखिए, अभी जो आपको एग्जांपल में बताया गया, और इसका कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर ये एंगल अल्फा बना रही होगी तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू 2 है, और ये वैल्यू इसका मैग्नीट्यूड कितना? 2/√9 समझ में आ रहा है सबको? यस सर। अच्छा, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा अगर एंगल बना रहा होता तो भी निकाल सकते थे। तो लिखने का तरीका क्या है? इधर देखिए, कॉस अल्फा ये हो जाएगा डायरेक्शन कोसाइन अलोंग एक्स एक्सिस। कुछ नहीं करना है, आई के साथ का जो कोफिशिएंट है ना, इसको पकड़िए और मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। 2/√9 समझ में आ रहा है? √29। कॉस बीटा की वैल्यू 3/√29। सबको समझ में आ रहा है? यस कॉस गामा की वैल्यू 4/√29। तो एक्चुअल में ना, जो आप इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, सही तरीका मैं बताऊं तो ये वेक्टर ए है,
तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकाल दीजिए, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से इसको क्या कर दीजिए, डिवाइड। और फिर जो आई जे के जो कोफिशिएंट है ना, वही उनके क्या हो जाएंगे, डायरेक्शंस को साइन हो जाएंगे। समझ में आ रहा? यस सर। तो डायरेक्टली, तो यहाँ पर डायरेक्शन को साइन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन को साइन ऑफ वेक्टर ए क्या लिखेंगे उसको, पहले इसको लिखते हैं x वाला, फिर y वाला, z वाला, कितना होगा 2 अपॉन रूट √29 3 अपॉन √29 कॉमा 4 4 अपॉन √29। किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसमें वेक्टर ए के आपको डायरेक्शन को साइन सब लोग जल्दी से बता दीजिए क्या क्या हो। वेक्टर पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, अ वेक्टर